अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद के बाद पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान नाराज़गी पर बात बढ़ सकती है? इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे की तहरीक को लीड करने वाले मौलाना साहब क्या अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी इसी तरह एक्शन में नज़र आएंगे? मौलाना साहब को अपोजिशन का हिस्सा बनकर तहरीक चलाने में यकीनन अवामी मकबूलियत तो मिलेगी, लेकिन अगर हुकूमत के हक़ में अपना फ़ैसला वो डाल देते हैं, जैसे उनकी आजकल मुलाकातें हो रही हैं, तो इक़्तिदार में हिस्सा भी मिल जाएगा। लिहाजा जमीयत उलमाए इस्लाम के लिए इस मुश्किल फ़ैसले की घड़ी जो है वो आ गई है। PTI और मौलाना के दरमियान कई ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड मुलाकातें हो चुकी हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमने नहीं देखा कि दोनों तरफ से कोई बयानबाजी हुई हो जैसे माजी में होती रही है, ऐसा भी हमने नहीं देखा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन इत्तेहाद के लिए भी मौलाना की जो आमादगी है वो कोई आसान नहीं है। मौलाना साहब की बड़ी रिजर्वेशंस है। JUI और PTI के दरमियान डेडलॉक की वजह यह है कि मौलाना साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से आने वाले मुतज़ाद बयानात से खुश नहीं। वो चाहते हैं कि इमरान खान का एक क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए। PTI का सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मौक़िफ़ भी नए इत्तेहाद की रास्ते में एक रुकावट बना हुआ है। पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने यह वाज़ेह किया था कि मेरा डयाला वाले यानी इमरान खान से कोई रब्ता नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में सवाल पर उन्होंने वेट एंड सी कहते हुए कि JUI ईद के बाद पार्टी मुशावरत करके हतमी जद्दोजहद का ऐलान करेगी, लेकिन हुकूमत ने ईद का भी वेट नहीं किया। इससे पहले ही हुकूमत ने कोशिश की कि मौलाना साहब को इंगेज किया जाए, जो हुकूमत ने किया। प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकातें हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी, फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना साहब से मिले। 1-on-1 मुलाकातें हुई। चेमगोइयाँ गर्दिश ये कर रही हैं कि हुकूमत मौलाना को काबीना में शामिल करने की ख्वाहिशमंद है। अब हुकूमत चाहती है कि मौलाना साहब हुकूमत में शामिल हो जाएं, अगर ना भी हों लेकिन कम से कम वो अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाजी तहरीक का हिस्सा ना बने। सवाल अब यह है कि मौलाना साहब किधर जाएंगे, अपना वज़न कहाँ डालेंगे, अपोजिशन की तरफ या फिर हुकूमत की तरफ? मौलाना की अगली सियासी मूव क्या होगी? सवाल ये भी है कि जिस मौलाना को नवाज़ शरीफ नहीं मना सके, क्या शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी क्या उन्हें मना सकेंगे? मौलाना साहब चाहते क्या हैं? मैं बात करूँ कि मुझे JUI फ़े के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। कामरान साहब, बड़ी कन्फ्यूजन सी है कि जब मौलाना साहब का एक स्टांस है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, जिसका मैंडेट बनता है उसको मैंडेट मिलना चाहिए, तो ज़ाहिर है मुलाकातें भी वो उनसे कर रहे हैं जिनको मैंडेट दिया गया है और नाजायज़ दिया गया है। मौलाना साहब का भी हक मारा है, तो मौलाना साहब उनसे क्या बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं? जैसे मैंने कहा, वज़ीर दाखिला से भी मिले, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले। आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये मौलाना की सियासी साख को नुकसान पहुंचेगा? इससे बेनिफिशियरी है इस सारे मामले के 3 लोगों को मैंडेट मिला है चोरी शुदा, जिसमें PTI भी शामिल है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नून को मिला है या पीपल्स पार्टी को मिला है, 3 लोग हैं। उसमें ये मामला जो है इतना आसान भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। हम ये अपना कंधा जो है वो किसी को इस तरह से नहीं पेश कर सकते कि हमें इस्तेमाल कर ले और उसके बाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बात बनाए और उसके बाद चलता बने। इस तरह से भी नहीं हो सकता। हम इस्तेमाल आप कह सकते हैं कि हमें इस्तेमाल कर लिया गया। हमारा ख्याल ये था कि ये दोस्ती निभाई जाएगी। तारीख के बाद भी जिस तारीख को हमारे दोस्त चलाने के काबिल नहीं थे, वो तारीख हमने चलाई और उसके बाद जो है ना हम बाहर हैं, वो अंदर हैं। इसके बाद क्या एक दफ़ा फिर ये माजी दोहराया जाएगा? ये ऐसे सवाल आते हैं जो पार्टी के अंदर डिबेट हो रहे हैं। PTI के साथ तो खुद ज्यादती हुई है। आप लोग कह रहे हैं कि KPK में उन्होंने आप लोगों के साथ ज्यादती कर ली। अब KPK में उनको इक़्तिदार दिलवाया गया है, क्या उनसे धांधली करवाई गई है? मौलाना साहब ने जो आप लोगों का एक मुतालबा था कि KPK के जो CM हैं वो ख़त लिखे पेशावर हाई कोर्ट को कि ऑडिट करवाया जाए इन इलेक्शंस का, तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर मानी नहीं? जी, इस पे पहले वाइब्स जो आ रही थी कि जी ठीक है हम कर देंगे, हम पिछली ईद से पहले कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे, हम 10 दिन में कर देंगे, हम 8 दिन में कर देंगे, तो उस पे जो है वो बात नहीं मानी गई। 3 बेनिफिशियरी हैं इस मामले के और पहले जो है वो एक तरह से मुख्तलिफ चैनल्स पे ही, कहीं पे किसी मुज़ाकरात में नहीं मगर मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है ना ये तासुर दिया जा रहा था कि जी हम तो तैयार हैं। तो हमने कहा आप तो ख़त लिखे ना। 20 नशस्तें हैं उसमें ऐसी जिसमें 2000 से कम का हमारा और PTI का फ़र्क है, मगर हारते हर जगह पे हम हैं।
उस 20 में से 10 ऐसी नशिस्तें हैं जिसमें 1000 से कम का फर्क है, कहीं 500 का, 400 का, 300 का, 800 का, और हारते सिर्फ हम हैं। ये अजीब इत्तेफाक है, ये ऐसा इत्तेफाक तो में हुआ करता है। तो वो जो इंतजाम जो किया गया है इस इलेक्शन में 8 फरवरी के, उस 8 फरवरी के इलेक्शन के इंतजाम में जो है उसमें बहुत से लोग जो है उसके बेनिफिशियरी हैं, उन सब का बेनिफिट जो है वो मैंडेट पता चल रहा है। आप कह रहे हैं 8 फरवरी के बेनिफिशियरी में पीटीआई भी शामिल है केपीके में? बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप लोग उनके साथ फिर तहरीक चलाने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या ख्याल है? अगर तो ऐसी बात होगी कि जिसमें ये तय होगा कि सारा जो है ना तमाम का तमाम जो है इलेक्शन खुलेगा और उसका आदत होगा इंक्लूडिंग दी खैबर पख्तूनख्वा, फिर बात आगे बढ़ सकती है। ये नहीं कि दूसरे का जो है ना वो तुम कहो तो खराब, मैं करूँ तो स्वाब, ये इस तरह से नहीं होगा। पीटीआई तो खुद कहती है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, दूध का दूध हो, वो तो खुद कहते हैं कि ज्यादती उनके साथ हुई है। तो पीटीआई तो जुडिशल कमीशन के मुतालबात लेकर फिर रही है, कोई सुन नहीं रहा उनकी। हम भी तो उनसे कह रहे हैं ना कि ये 100 दिन गुजर गए भाई, आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखते, इलेक्शन कमीशन को लिखते और उनको कहते कि हम तो तैयार हैं, ये एक जुडिशल कमीशन, एक जज नॉमिनेट कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, और जो बड़े स्टेक होल्डर थे उनको कहते आओ बताओ कितने परसेंटेज को खोलना है और खोलने का क्या तरीका होगा, जो है वो ऑडिट का क्या तरीका कार होगा। बात तय होती, दूसरों को जो है ना वो प्रेसिडेंट मिल जाता, दूसरों के लिए प्रेसिडेंट बन जाता कि जनाब ये इन्होंने खोला है, उसमें जो है ना उसमें 50% दानगी आई है, 1% भी नहीं आई है, 100% आई है, तो वो दूसरों को खुद ब खुद जो है ना वो उस काम पे मजबूर कर दिया जाता, मगर वो खुद करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को। तो सारे का सारा जो कुछ होगा वो पैकेज डील ही होगी। ऑडिट होना है तो पूरे का पूरा फिर कर दीजिए, वरना अगर वो शुरुआत करनी थी तो खैबर पख्तूनख्वा से शुरुआत बड़ी आसान है। हमें तो लगता था कि मौलाना साहब मसले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। इस दफ़ा ये डिग आउट चीज़ें होकर रहेंगी या आर होगा या पार होगा? जो इल्ज़ामात माजी में नून लीग इस्टेब्लिशमेंट पर लगाती रही, आज तहरीक इंसाफ भी वो लगा रही है, और मौलाना साहब की बातों से भी इशारे उसी तरफ जाते थे कि इस दफ़ा भी इक़्तिदार दिलवाया गया है। तो बेसिकली आप लोगों की जो नाराज़गी है, एहतजाज है, ये किसके खिलाफ होगा? मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते लगाते दोस्त जो है बहुत सारे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके मिल जाते हैं, वो डील कर ले। वो डील करने में पहले डील हो गई, आपने देख ली, अभी फिर उसके बाद वो हमारे कंधों पे बैठ के डील हो गई। अब उसके बाद दूसरे जो है ना वो फिर अगर जो है ना वो उनको मजबूर कर दें, हमारे कंधों पे कुर्बानी हमारा वर्कर दे और हमारा वर्कर हो, और उसके बाद डील जो है कोई और करके और बैठ जाए और हम जो है ना वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं और हमारा वर्कर कहे कि भाई सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ, और इलेक्शन फिर अगली दफा फिर जो है ना उसके साथ यही सलूक हुआ। तो ये सारा जो है ना ये तो आप लोग ये कह रहे हैं कि इस बार पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डील कर ली है, हो सकता है कल को पीटीआई भी डील कर ले? हो सकता नहीं, ये माजी देख लीजिए 2018 में किसने डील की। तो 8 फरवरी में डील किसने की? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने? लीग ने, और जो उसके नून लीग ने, एमक्यूएम ने, पीपल्स पार्टी ने, ये पहले से विसल बचना शुरू हुए। जो पता नहीं कौन कौन सी पार्टियों में थे वो सारे लाइन अप होना शुरू हो गए, उन पार्टियों में एक तनासुब के साथ जाना शुरू हो गए। तो किसने डील की? यही आज जो है वो दूसरी डील हो जाएगी, ये सारे के सारे लोग जो है दूसरी तरफ रवाना हो जाएंगे। सही, तो इसका मतलब है ये नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की जो आज मुश्तरका हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, ये एस्टेब्लिशमेंट से डील का नतीजा है? जी बिल्कुल डील का नतीजा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझसे दोबारा क्यों रिपीट करवा रही हैं? ये बिल्कुल तो केपीके में भी डील समझ नहीं आती। पीटीआई के साथ तो इतना आपको पता है क्या सलूक हो रहा है, उनको तो उनका निशान तक नहीं दिया गया। तो फिर ये क्या गेम थी? पीटीआई के साथ भी डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट की केपीके की हद तक? एज ए होल नहीं हुई होगी। बिलावल क्या कह रहे थे? आपने बिलावल की तकरीर सुनी थी? बिलावल उसमें भी मोहसिन नकवी साहब का भी नाम कहीं पे आ रहा था और गंडापुर साहब का भी नाम आ रहा था। बिलावल साहब की तकरीर सुनी थी? तो फिर वो सौतने जो होती हैं वो आपस में जो है एक दूसरे को ताने देती हैं। सही। तो अभी जो मौलाना साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब ने, क्या हुकूमत चाहती है कि मौलाना साहब को, जेयूआई को हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए? तो शायद आप लोग पीछे हट जाएं अपने मुतालबात से। ये अगर ये हम चाहते होते तो 100 दिन पहले बन जाते हैं। 100 दिन जो है फिर ये सारी एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ? ये जो मुल्क में जलसे जुलूस कर रहे हैं इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। ये तो पहले चाहते थे, इससे पहले नवाज शरीफ उनके बड़े भाई आ चुके हैं। इसके अलावा भी जो है वो राब्ते कई दफा कर चुके हैं। वो आए थे अयादत के लिए,
क़यादत के लिए आए थे, उनको वेलकम कहा गया। बातचीत क़यादत के जब वक्त कोई आता है, भले कोई बीमार हो, सियासी बात हो भी जाती है, मगर आए बुनियादी तौर पे क़यादत के लिए थे। नकवी साहब भी क़यादत के लिए। अच्छा, पॉलिटिकली कोई इन मामलात पे बातचीत नहीं हुई कि तहरीक चलाएंगे, किसके साथ होंगे, हम आपको ये देते हैं, कोई लेन देन, कोई बात नहीं हुई? आप उसको ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं हुई। ये बात जरूर हुई है, ऑफर हुई है कि जी जो सियासी मामलात हैं उस पर कमेटी बना देते हैं। अच्छा। तो मामलात पे कमेटी बना दें, फिर 100 दिन आपने ऐसे गुजार लिए, 100 दिन अगले किसी और तरह से गुजार लें, फिर बात वो मिट्टी डालने वाली बात है ना। मगर इस वक्त जो मौलाना साहब की तरफ से जवाब ये था कि मेरे साथी यहाँ मुल्क में नहीं है, कुछ अपने इलाकों में गए हुए हैं ईद की वजह से। इस वक्त मैं किसी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। चलिए, उनको तो जवाब नहीं दिया, लेकिन आप लोगों के अपनी पॉलिसी क्या है, क्या चाहते हैं? अगर कमेटियां आप कहते हैं 100 दिन पहले गुजार ली, तो कमेटियों के चक्कर में कई 100 और दिन गुजर जाएंगे, तो इसका फौरी हल क्या है? हमारी पॉलिसी सोची समझी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बंद होनी चाहिए, इलेक्शन फेयर और फ्री होने चाहिए। तो यही तहरीक इंसाफ का मुतालबा है? यही कल जो है ये नून लीग का मुतालबा था, यही कल पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। आज क्या हुआ? तो सबको फिर सर पीटना चाहिए अपना कि कल का मुतालबा आज किसी का मुतालबा है, आज जो आप लोगों का मुतालबा है कल ये किसी और का मुतालबा हो जाएगा। तो ये सारे मामला तो फिर सियासी जमातों ने मिलकर तय करने हैं ना। पीटीआई सियासी जमातों के साथ बैठना नहीं चाहते, आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते कि केपीके में आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है। इमरान खान कहते हैं कि सियासी जमातों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बड़े साहब ने सारे फैसले करने हैं। तो जब तक बड़े साहब फैसले करते रहेंगे तो आप लोगों की ये जो हालत है सियासतदानों की कभी बदलेगी नहीं। फिर बात यह है कि पीटीआई के मौक़िफ़ में तज़ाद है। जिसने चोरी किया, जिसने इंतज़ाम किया और चोरी करके उसके बाद जिनको बेनिफिट दिया, जिसमें खुद भी शामिल है, तो उसके साथ तो वो बैठना चाहते हैं। मगर जो बेनिफिशरी हैं उनके साथ वो बैठना नहीं चाहते। ये मामला अल्टीमेटली पॉलिटिशियन को खुद बैठ के तय करने होंगे। रूल्स ऑफ द गेम जो है वो सेटल करने होंगे, और जिस वक्त वो सेटल हो जाएंगे और ईमानदारी के साथ सेटल होंगे और ईमानदारी के साथ हम इस पर खड़े रहेंगे, तो फिर उसके बाद मामला पाकिस्तान के सीधे होने शुरू हो जाए। तो ईद के बाद तहरीक चलाने का इरादा है आप लोगों का? ईद तो गुजरने थे, ईद कल से शुरू हुई। नहीं, ईद के बाद तहरीक चलाने का इरादा है? ईद तो गुजरने थे, कल से शुरू हुई। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान में पावर गेम का सियासी खेल कोई नया नहीं है। फ़र्क बस ये है कि यहाँ कुछ अरसे के बाद खिलाड़ी बदलते रहते हैं या बदल दिए जाते हैं। जब तक गेम ओवर नहीं होती हर खिलाड़ी को ऐसा ही लगता है कि वो तो सबसे अहम है। यहाँ सियासी खिलाड़ियों को आखिरी वक्त पर ही पता चलता है कि जिस खेल में वो जान की बाजी लगाते हैं, सारा सियासी सरमाया अपना झोंक देते हैं और सियासी दुश्मनियाँ भी मोल ले लेते हैं। इस खेल के असल खिलाड़ी वो नहीं बल्कि वो तो कोई और है। कल यही हाल इमरान खान का भी था। वो यकीन की बुलंदियों पर थे कि उनका मुतबादिल तो कोई और हो ही नहीं सकता, मगर फिर गेम ऐसी पलटी कि देखते वाले देखते ही रह गए। कल तक उन्हें ये मशवरे मिल रहे थे कि मुल्क तभी तरक्की करेगा जब सारी ऑपोजिशन जेलों में होगी, और आज ऐसे ही मशवरे शहबाज शरीफ हुकूमत को भी मिल रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एक बयान में कहा कि लोग आकर हमें कहते हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखें। एहसन इकबाल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं एंग्री मैन यानी इमरान खान की लड़ाई है किससे, झगड़ा क्या है, किससे है। हालांकि ये वही लड़ाई मालूम होती है जो मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर लड़ी थी। ये अलग बात है कि फिर नून लीग ने खुद ही वोट को इज्जत दो पर ये जो नारा था इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन इमरान खान अभी तक टूटता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। सवाल आज भी वही है कि मौजूदा सियासी बसात का मोहरा कौन है और असल खेल है किसका। सवाल ये भी है कि अब सारे सियासी खेल का दी एंड होना क्या है। और कहा जा रहा है कि ईद के बाद बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलने जा रही है, और अगर इस तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान अपना हिस्सा डाल देते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, बजट किसी भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है।
बजट आ गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूठ गई, नाराज हो गई। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें वो फीलिंग नहीं दी जाती है कि जिससे हमें एहसास हो कि हम इस हुकूमत के लिए अहम है। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर हुकूमत परेशान है कि मौलाना साहब कहीं इमरान खान के साथ ना, उस ऑपोजिशन अलायंस के साथ ना मिल जाएं। तो आपको लगता है कि ईद के बाद कोई सियासी गेम बड़ी गर्म होने जा रही है? जी शुक्रिया शादिया। देखिए यहाँ गर्मी और सर्दी तो चलती रहती है सियासत में, लेकिन असल में इस वक्त कन्फ्यूजन ज़्यादा है। और कन्फ्यूजन ये है कि एक चीज़ ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बदमज़गी सी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, लेकिन यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी से शिकायत ये है कि वो ये तो ज़रूर कह रहे हैं कि हमसे मशावरत नहीं की गई, लेकिन जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत ज्वाइन करने की दावत दी जाती है तो पीपल्स पार्टी अगर मगर से काम लेना शुरू कर देती है। तो मुस्लिम लीग को भी थोड़ी सी पीपल्स पार्टी से शिकायत हैं और वो चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा रहें। ये नहीं कि अगर कोई टफ डिसीजंस हो, अनपॉपुलर डिसीजंस हो, तो उस पर पीपल्स पार्टी तनकीद करे और बाकी चीज़ों में अपना हिस्सा मांगे। तो ये मुस्लिम लीग के अंदर भी एक बहस है कि पीपल्स पार्टी से किस तरह की रिलेशनशिप हमें रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ईद के बाद जो है वो यकीनी तौर पे जो वज़ीर आज़म हैं या मियां नवाज शरीफ हैं, उनकी ऐन मुमकिन है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हो और इस जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको मजीद मजबूत करने की तरफ जो है पेशरफ्त हो सकती है। मज़ीद अब्बास साहब, हमने माजी में देखा है, चाहे MQM हो चाहे कोई भी इत्तेहादी हो, जब बजट का मौका आता है या कोई कानून साजी का मरला हो तो इत्तेहादी ऐसे मौक़ों पर नाराज़ ज़रूर होते हैं, जिसे कहा जाता है मौका परस्ती या अपनी बात मनवाना या मज़ीद अपनी ज़रूरियात या मुतालिबात को पूरा करवाना। आपके नज़दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़ीद और क्या चाहिए? आइनी ओहदे उनके पास हैं, सदर मुमलिकत का सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है, गवर्नर्स उनके हैं, और क्या चाहिए आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी की जो इमीडिएट अभी नाराज़गी है वो उनकी कुछ पॉलिसीज़ जो थी, जो ऑन गोइंग पॉलिसी थी, उसमें कट हुआ है, कट लगा है। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पॉलिसीज़ जो हैं वो वापस रिवाइव की जाएँ। जो सिंध के वज़ीर आला से मेरी गुफ्तगू हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया था और गालिबन उन्होंने कोई ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म को। फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि NFC का इजलास बुलाना बहुत ज़रूरी है, आइनी ज़िम्मेदारी है। और NFC में क्योंकि जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के मामलात होते हैं, फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी अब होना है। तो ये सारे मामलात हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है सिंध के हवाले से वो अपनी जो भी उनके शेयर्स हैं या जो पॉलिसीज़ हैं उसका रिवाइवल चाहती है। हुकूमत में शमूलियत मेरा ख्याल है अभी तो पीपल्स पार्टी के एजेंडे में नहीं है कि वो हुकूमत को ज्वाइन करेंगे। तो अभी तो सिचुएशन यही लग रही है। तो पंजाब में उनको किस चीज़ की स्पेस चाहिए? क्या आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं पंजाब में भी हमें स्पेस नहीं मिल रही है? देखिए, पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो 2000 ख़ासतौर पे 2013 के बाद से पीपल्स पार्टी को 2013 के इलेक्शन में बहुत बड़ा धचका लगा था कि पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली पंजाब में बिल्कुल फारिग हो गई थी। हाँ। अभी भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी में सिर्फ जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हुए, उनमें एक तो सदर्न पंजाब में अगर आप देखें तो पूरी यूसुफ रज़ा गिलानी की फैमिली इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है। हाँ। ये भी हमारी सियासत में होता है। तो वो पॉलिटिकल स्पेस मेरा ख्याल है जिस तरह PTI और यानी उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ इलाही का अरेंजमेंट था कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग काफ ने जब PTI को सपोर्ट किया था पंजाब में, तो कोई 6 अजला ऐसे थे जिसमें कम्प्लीटली एम्पावर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही थे। यानी वो जो 6 अजला थे जिसमें गुजरात भी शामिल है, उसमें उनकी पॉलिसी चलती थी, उनकी डायरेक्टिव चलती थी। और उस्मान बुज़दार उन 6 इलाकों के अजला के ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर नहीं थे बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही थे। एक ज़माने में सिंध में भी ये हुआ था जब मुशर्रफ साहब की पीरियड थी कि सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी तो सिंध में जो MQM को शेयर मिला था उसमें ऑलमोस्ट जो अर्बन सिंध थे उनको गवर्नर लुक आफ्टर करते थे
और रूलर सिंध को वज़ीर आला, उस वक्त गालिबन अरबाब रहीम चीफ मिनिस्टर थे। तो अब जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है उसमें मुस्लिम लीग नून चाहती है कि सदर्न पंजाब में उनको पॉलिटिकल स्पेस मुस्लिम लीग जो है वो दे, कम्प्लीटली दे उसमें। तो अब मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग के लिए भी ये आसान नहीं होगा फैसला, लेकिन ये कि ये टेंशन क्या ऐसा होगा कि पीपल्स पार्टी बजट में वोट नहीं देगी। अगर मनी बिल पास नहीं हो सका तो फिर तो हुकूमत का रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है ये पॉइंट तो नहीं है, इस डैश तक तो नहीं आएगी बात कि हुकूमत ही गिर जाए, क्योंकि वो हुकूमत का गिरना तो पीपल्स पार्टी के भी हक में नहीं जाता। बिल्कुल। अच्छा, अब जो वो नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ मुस्लिम लीग नून कंसीड करेगी और कुछ पीपल्स पार्टी गिव अप करेगी। कुछ गिव एंड टेक की सिचुएशन ज़ाहिर है वो होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मज़हर साहब, ये जो पीटीआई का मुज़ाकरात के हवाले से कभी उनकी हाँ होती है कभी ना होती है, फिर कहा जाता है महमूद अचकज़ई साहब को बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं अडियाला में मिलते हैं खान साहब से, बाहर आके कहते हैं कि खान साहब ने इख्तियार दे दिया है। जब इख्तियार की बात आती है, भाई किससे इख्तियार दिया है, सियासी जमातों से, तो वो कहते हैं नहीं हमने तो सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी है, चोर डाकुओं जिन्होंने हमारा मैंडेट लिया हमने तो बात ही नहीं करनी है। हाँ, अचकज़ई साहब अपने तई बात करें तो करें। तो इसमें भी आपको लगता नहीं कि बहुत सी कन्फ्यूजन है? क्या अचकज़ई साहब अब मामलात अपने तय तय कर सकते हैं जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से? अगर उनके पास ये इख्तियार नहीं है तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे फिर? ये बिल्कुल ठीक है शादिया। देखें, इमरान खान साहब किसी भी सूरत में आज भी, कल अगर अचकज़ई साहब की बातचीत होती भी है, शुरू होती भी है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से, तो ये तो आप रेस्ट एश्योर के इमरान खान नहीं बात करेंगे, वो उस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे जो अगर अचकज़ई साहब कोई फार्मूला लेकर आते हैं। वो चूँकि 6 जमाती इत्तेहाद के सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, तो इमरान खान अपनी रिजर्वेशन के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेंगे अगर कोई फार्मूला आता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को पर्सनली जरदारी साहब से मिलना हो पड़े या शहबाज शरीफ से, तो वो मुझे होता नहीं नज़र आ रहा किसी भी सूरत में। वो इनडायरेक्ट ही अरेंजमेंट पहले भी हो चुका है। इनडायरेक्ट अरेंजमेंट एक ज़माना था, ये ज़रूर था कि 2007 में इमरान खान साहब उस इत्तेहाद का हिस्सा थे जिसमें नवाज शरीफ भी थे और जिसमें काजी हुसैन अहमद भी थे। माजी में ऐसा नहीं है कि लेकिन अब इमरान खान साहब की पोजीशन बहुत हार्ड हो गई है इसमें। लेकिन एक बीच का रास्ता अचकज़ई साहब के थ्रू निकला है। अब वो किस हद तक सक्सेसफुल होता है, हो सकता है कामयाब किसी हद तक हो जाए, लेकिन मीटिंग पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, पीटीआई तो ये चाहती है कि उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। ज़ाहिर है उनके मैंडेट को तस्लीम करने का मकसद ये कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें और जो है वो पीटीआई जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई कमीशन बन जाए, उस कमीशन को साबित करे कि इलेक्शन में रिगिंग हुई थी नहीं हुई थी। ये असल चीज़ ये है कि पहली चीज़ ये कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो पीटीआई समझती है उनके साथ हो रहा है वो ख़त्म की जाए, उस सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है। पीटीआई का इस वक्त एक वाहिद जो मुतालबा है वो ये कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए और उनको ऑलरेडी बरी हो चुके हैं, अपील ज़रूर पेंडिंग है। तो उस वक्त उस सिलसिले में अगर कोई पेशरफ्त होती है, वो भी मुस्लिम लीग के लिए इसलिए आसान नहीं होगा कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर निकलना जो है वो मुस्लिम लीग ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वही बात कल तक इमरान खान कहते थे कि इनको जेलों में रखो। आज इसी हुकूमत की इनकी भी ये सोच है कि अगर हमने आगे जाना है, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ अर्सा पहले ये बात की थी कि इमरान खान को बाहर निकालने का मतलब है हम सब जेलों में चले जाएं। तो मुझे इसलिए कोई बहुत फौरी तौर पे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं लगता। हाँ, पॉलिटिकल सिचुएशन को ईज किया जा सकता है, उसको मुस्लिम लीग जैसे अभी पिछले दिनों पीटीआई के लोग मुजाहरा कर रहे थे उनको उठा के ले गए। अब ये जो इस तरह के इल्ज़ाम हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। दूसरे जो उनकी जैसे ख़वातीन है ख़ास तौर पे उनके बारे में एक लीनियंट व्यू अडॉप्ट किया जा सकता है। फिर ये भी तय हो सकता है कि कोई नए मुकदमात कायम नहीं हो, तो एक वे आउट किसी हद तक निकल सकता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि कोई ऐसी बातचीत होगी और जिसके नतीजे में जो है वो चीज़ें बिल्कुल यकसर बदल जाएंगी, तो
ऐसा मुझे होता नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने FBR को नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के बाद अब बिजली और गैस के कनेक्शन काटने का इख्तियार भी दे दिया है। फाइलर और नॉन फाइलर के फ़र्क को इस बार बजट में खासा वाज़े किया गया है। तो क्या आपको मालूम है कि नॉन फाइलर को टैक्स नादहिंदा कहना या टैक्स चोर कहना ये दुरुस्त नहीं? पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स हर नॉन फाइलर भी देता है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम लेवी हर नॉन फाइलर भी देता है। पाकिस्तान में विद होल्डिंग टैक्स हर नॉन फाइलर भी देता है। पाकिस्तान में बिजली के बिल में आने वाले मुख्तलिफ अक़साम के सारे टैक्सेस ये सब नॉन फाइलर भी देते हैं। तो फिर समझने की बात यह है कि नॉन फाइलर होता कौन है और इनके साथ ये उछूतों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। नाजरीन, नॉन फाइलर वो है जो अपनी सालाना इनकम का हिसाब किताब रियासत पाकिस्तान को नहीं देता, यानी अपनी इनकम बताता नहीं है, तो इस पर इनकम टैक्स भी नहीं देगा। इसे फाइलर बनने के लिए अपने इनकम और अखराजात हर साल FBR को गोशवारों की शक्ल में जमा करवाने होंगे। अगर वो अपनी इनकम FBR को नहीं बताता और इस पर टैक्स नहीं देता तो इसे नॉन फाइलर, टैक्स नादहिंदा, हत्ता कि टैक्स चोर तस्वुर किया जाता है। इसमें पाकिस्तान की ताज बिरादरी, दुकानदार, कारोबारी कम्युनिटी का लगभग 90% हिस्सा आता है, क्योंकि जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो तो तनख्वाहों पर चाहें या ना चाहें उनका तो टैक्स कट ही जाता है। अब इस साल के बजट में जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट हुकूमत ने सेट किया है उसका हुजम 12,970 अरब रुपए है, जो गुज़श्ता साल से लगभग 38% ज़्यादा है। अब अगर पाकिस्तान का टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता तो वही टैक्स देते रहेंगे जो पहले भी दे रहे हैं, यानी फाइलर हैं, जबकि नॉन फाइलर हुकूमत के नेटवर्क से बाहर हैं। लेकिन अब वो टैक्स से बच नहीं पाएंगे, बल्कि नॉन फाइलर पर टैक्सेस को होशरुबा हद तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा फाइलर बनकर हुकूमती सहूलियात भी हासिल करें और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, वरना सिम बंद होने के बाद गैस और बिजली हत्ता के आपको बाहर जाने में भी तंगी का सामना हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में डबल टैक्सेस और ट्रिपल टैक्सेस भी वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे में टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए करना क्या होगा, या कई दिहाइयों से चलने वाला टैक्स निज़ाम ही पाकिस्तान का मुआशी मुकद्दर ऐसे ही रहेगा। और हुकूमत जो अपने अखराजात कम करने की बात करती है, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब में कहा, तो किस तरह, कहाँ किस सेक्टर में आप लोगों को अपने जो हैं वो अखराजात कम करने की ज़रूरत है। जब भी नई हुकूमत आती है और हर बजट में हमें ये नारा सुनाया तो ज़रूर जाता है, लेकिन पता ये चलता है कि बाद में बहुत ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें होती हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस होते हैं, उनको हर साल हम बढ़ता ही देखते हैं, कभी घटता हुआ हमने नहीं देखा है, कभी इनकी तनख्वाहें घटती हुई हमने नहीं देखी हैं। तो आखिर अखराजात आपने कम कहाँ से करने हैं? मैं बात करूँगी, मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं इस बजट से IMF मुतमईन होगा? देखिए, अंदाज़ा तो ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि टैक्स के रेवेन्यूज़ में 40% तकरीबन इजाफे का टारगेट है और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में 64% टारगेट, ऐसा टारगेट पाकिस्तान की तारीख में कम से कम मैंने तो पिछले 40 साल में नहीं देखा है। बात यह है कि कोशिश तो की जा रही है कि हर तरह से आमदनी में इजाफा हो, मगर आपने बिल्कुल मुनासिब बात की कि खर्चों में जो कमी लानी थी उस पर कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त बजट में कोई इशारा हमें मिला है। IMF जो है वो हद से ज़्यादा पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उन पर जो इक़दामात लेने हैं वो बहुत ही माइक्रो डिटेल में जाना शुरू कर दिया है, इस हद तक कि इस आइटम पे टैक्स लगा दें, उस आइटम को और बढ़ा दें, इस तरह की बात कर रहा है IMF को। ये नामुनासिब है। पाकिस्तान एक सवरेन मुल्क है और एग्रीमेंट टारगेट्स पे होना चाहिए और पाकिस्तान पहले अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करे और फिर डिस्कस करे। ये आगाज में IMF को इस तरह करना मैंने कम से कम नहीं देखा। मैंने खुद पाकिस्तान के बिहाफ पर IMF से 3 मरतबा नेगोशिएट किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF मान जाएगा? हाँ। यकीनन मान जाएगा, इसलिए कि बहुत हद तक हमने जो किया है इस बजट में वो वही चाहते थे। मतलब कि हमने कर तो दिया डॉक्यूमेंट्स की हद तक, अनाउंस करने की हद तक, लेकिन जो टारगेट्स आप लोगों ने रखे हैं क्या वो अचीव? देखें ना, IMF तो तभी खुश होगा ना जब जो हमने ये बजट स्पीच में कहा
या जो अनाउंस किया वो प्रैक्टिकल हो भी। IMF तो तभी खुश होगा, सिर्फ कागजों की हद तक या सुनाने की हद तक नहीं होगा। मेरा कहने का मकसद ये है, जो टैक्स टारगेट का आपने कलेक्शन रेवेन्यू का एक टारगेट सेट किया है, क्या ये प्रैक्टिकल है? 12,970 अरब रुपए आपने इकट्ठा करना है। अभी पिछले साल, माली साल के टैक्स कलेक्शन में हम खसारे में हैं। बात दरअसल ये है कि अगर हालात मामूल पे चलाएं और टैक्स के निज़ाम में कोई तब्दीली न करें, तो पाकिस्तान के रेवेन्यूज में जिस तरह हमने प्रोजेक्शन किया है कि शरह नमू 3.5%, अफरात ज़र तकरीबन 12 से 13%, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के रेवेन्यूज में तकरीबन 1500 अरब का इजाफा हो सकता था। अच्छा। मगर जो टारगेट लिया गया है वो इतना ज्यादा है कि तकरीबन आपको 3800 अरब जनरेट करने हैं। तो यानी कि टैक्स की जो तब्दीलियां की गई हैं उससे ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2300 अरब एक्स्ट्रा हम जनरेट कर पाएंगे। देखिए, मेरी जिंदगी गुजरी है टैक्सेशन पर, काफी 90s में रिफॉर्म्स भी हमने किए। मेरी गुजारिश ये है कि ये फीजिबल नहीं है। अच्छा। और इसमें सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल होगा, और होगा ये कि हर क्वार्टर IMF रिव्यू करेगा अगर हमारे साथ प्रोग्राम शुरू होता है, और उसके नतीजे में जब शॉर्टफॉल नजर आएगा तो मिनी बजट का निजाम फिर से कायम हो जाएगा, जो हर साल होता है। डॉक्टर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने खिताब में कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं अगर हमने ये अपने टारगेट अचीव कर लिए तो ये पाकिस्तान की तारीख का IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, ये इतना आसान सिर्फ कहना है या प्रैक्टिकली भी इतना आसान है? बिल्कुल नहीं जी। बात दरअसल ये है कि जो कर्जों का बोझ है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान को तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर सालाना किसी न किसी तरीके से अपने मुल्क में लाना है, ताकि हम कर्जों का जो वापसी है, सूद जो है और तिजारती खसारा जो है, ये सब चीज़ों को हम पूरा कर पाएं। हालात इस वक्त बहुत परेशान कुन हैं, और आप ये सोचिए कि बाहर से इस वक्त हमारा एक्सेस नए लोन्स पर बैंकों से ख़त्म हो चुका है, और हम नए बॉन्ड्स भी बिल्कुल फ्लोट नहीं कर पाते हैं। तो दो बड़े सोर्सेस ख़त्म हो गए हैं हमारे लिए। ये IMF के प्रोग्राम होने के बावजूद ये हुआ है, इसलिए कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो बहुत गिर चुकी है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, अनलेस देयर इज मेजर रिफॉर्म्स, अब आपको एक एग्जांपल मैं दूं जो मैं समझता हूँ नामुनासिब था बजट में। देखिए, बरामदाद हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है इस वक्त हमारी लाइफ, और हमें कोशिश करके इसको इतना बढ़ाना है कि वाकई हम आखिरी IMF प्रोग्राम में चले जाएं। बट आपको यकीनन ये पता होगा कि हैरत अंगेज बात यह है कि आपने जो 1% प्रिजम्पटिव टैक्स था एक्सपोर्टर्स पर, उसको खत्म करके फुल इनकम टैक्स के निजाम में ले आए हैं आप। सारी दुनिया में एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स मिलते हैं। आपको पता है बांग्लादेश क्या इंसेंटिव देता है? अपने एक्सपोर्टर्स को टका में 20% एक्सचेंज रेट से ज्यादा देता है। अच्छा। और यहाँ हमने उनको टैक्स करके खत्म कर देंगे। साथ साथ हम बिजली के निर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के निर्ख बढ़ा रहे हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स तो स्क्वीज हो गए हैं। उनके एक्सपोर्ट 6-6.5% गिरे हैं वॉल्यूम में। जी हाँ, और आप रवा माली साल का मुल्क का तिजारती खसारा 21 अरब 70 करोड़ डॉलर, इसको आपने कम कैसे करना है अगर ऐसे ही हालात रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्सपोर्टर्स पर इस वक्त ये नजला क्यों पड़ा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। तो किस किस्म की इस्लाहात की जरूरत है आपको? देखिए, बात यह है कि पंजाब और सिंध ने अपने पंजाब की बजटें पेश की हैं, और उसमें देखा आपने कि बिल्कुल कोई जिक्र या कोई कोशिश नहीं है कि ज़री शोबे के जो सबसे अमीर बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जिनके पास 400-400 एकड़ ज़मीन है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। और आपको हैरत होगी, जो निज़ाम है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का पंजाब में,
जबकि बड़े किसानों और जमींदारों की आमदनी 1000 अरब से ज्यादा होती है, उनसे साल का टारगेट माशाल्लाह 3.9 अरब, 4 अरब से भी कम, ये हाल है। तो आपको टैक्स बेस ये बढ़ाना है। दूसरी तरफ आपको प्रॉपर्टीज पर आपने कुछ कोशिश की है, कुछ कैपिटल गेन्स बढ़ाया, ट्रांजैक्शन पे बढ़ाया है, मगर रेंटल प्रॉपर्टी टैक्स जो है, आपको हैरत होगी, पूरे पाकिस्तान में ये 35 अरब के लगभग है। और हिंदुस्तान का एक शहर है मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उस शहर से पाकिस्तानी रुपए में 250 अरब की रेवेन्यू है। तो प्रॉपर्टीज पे टैक्सेशन कम है, ट्रेडर्स पे कम है अभी भी, और एग्रीकल्चर बड़े जमींदारों पर तो ना होने के बराबर। अच्छा, यहाँ पे जो कैश में देखें ना, बहुत सारे बिजनेसेस आपको पता है यहाँ पे कैश में होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे शादी हॉल हैं, इस तरह के जो बिजनेस है, आपको पता है अरबों रुपया इनकी साल की इनकम होती है। अब ये सब जब ये सब काम ही कैश में होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली टैक्स सिस्टम से बरी जिम्मा रहेंगे। इनको कौन पकड़ेगा और कैसे पकड़ेगा? इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी मुनासिब बात की, और वो ये थी कि डिजिटाइजेशन का निज़ाम आना चाहिए पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में माशाअल्लाह डिजिटाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुका है, और आज उनके रेवेन्यूज 18% हैं जीडीपी के, हमसे 2 गुना। डिजिटाइजेशन का प्रोसेस करना बेतहाशा जरूरी है। आप ये एक और एग्जांपल आपको दे दूं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो हमने शुरू किया था कुछ इंडस्ट्रीज पे, खास तौर पे सिगरेट्स पर, पूरी तरह से फेल हुआ है। ये ऐसा क्यों है पाकिस्तान में कि निजाम चलता नहीं है और फेल हो जाता है, बाकी दूसरे मुल्कों में चल पड़ता है? तो पाकिस्तान को डिजिटाइजेशन, ट्रैक एंड ट्रेस, हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है। तो नॉन फाइलर्स के लिए जो सिम्स बंद कर रहे हैं, बिजली गैस के मीटर्स काट रहे हैं, क्या ये आपको लगता है ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, ये एक नेगेटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि यू शुड गिव इंसेंटिव्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज होगा ये कि मुख्तलिफ तरीके निकल आएंगे इससे भी एस्केप करने के। और मुझे ये दरअसल ये ट्रीटमेंट ज़रा ऑप्रेसिव है और मुझे नामुनासिब लगता है, और देखिए क्या होता है इसका मसला कोर्ट्स में। सही। अगर हमें मुल्क को सही डगर पर लेकर जाना है तो टैक्स टू जीडीपी, वो हमारा टारगेट क्या दुरुस्त है? जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 13% जीडीपी का जिक्र किया है कि हमारा 3 साल का टारगेट है। इस साल अगर टारगेट हासिल हो गया तो हम 11% से भी ऊपर चले जाएंगे, तकरीबन 11.5% पर। अच्छा। तो इंशाल्लाह 13% हासिल करेंगे। मगर आप ये सोचिए कि बहुत से मुल्क जो हमारे लेवल पे हैं, हाँ, उनकी टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 17% है। सही। डॉक्टर साहब, महंगाई की रेशो उसमें कुछ कमी तो आई है, इसकी क्या वजह है? लेकिन अब जो हमें ये भी नवीद कल सुनाई, पेट्रोल और डीजल भी महंगा होने जा रहा है। एक तरफ आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी की मद में आपने बहुत ज़्यादा पैसा आवाम से वसूल करना है। तो ये बैलेंस क्या बैलेंस है? एक तरफ आप सस्ता भी कर रहे हैं, ये आलमी मार्केट मंडियों में कमी की वजह से है, फिर पेट्रोलियम लेवी जब आप इतना हमसे वसूल करेंगे, फिर सस्ता करने का क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपने 10 रुपए कम किया तेल पे, और फिर जुलाई 1 के अगर बजट अप्रूव हो गया पार्लियामेंट में तो 20 रुपए बढ़ा देंगे आप। हाँ, तो फायदा तो ये कुछ दिनों के लिए है फायदा। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो मसला इस वक्त बना पड़ा है वो सिर्फ ये है कि हमें बाहर से पैसों की फ्लो की बड़ी सख्त जरूरत रहेगी। और अगर आपने टैक्सेशन को बहुत सख्त कर दिया तो इसमें यह भी खतरा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो मुतासर होगा, और जो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो शायद चले जाएं। ठीक है। तो इसलिए भी वन हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड
लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक आप देखें यूएई भी हमारा साथ दे रहा है, चाइना भी, तो अभी तक तो लग रहा है कि इन्वेस्टर यहाँ का रुख कर रहे हैं। क्या इसकी वजह ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो एक नज़र आ रही है, इलेक्शंस हो गए, हुकूमत चल रही है, जो बाहर का एक कंसर्न होता है, जिन ममालिक ने कर्जे देने होते हैं उनका बड़ा कंसर्न होता है कि इनके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है? बात दरअसल ये है कि पिछले साल आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने खास तौर पे और यूएई ने पैसे उस वक्त डिपॉजिट किए हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक में जब आईएमएफ का स्टैंड बाय फैसिलिटी दस्तखत हुआ। हाँ। तो हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि एक 3 साल का मुनासिब आईएमएफ प्रोग्राम आए तो फिर शायद कुछ फ्लो में इजाफा होएगा फिर से। बहुत शुक्रिया माहिर मौशियत डॉक्टर हफीज़ पाशा साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।